नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हम लोग अव्यय पढ़ रहे थे। अव्यय के पहले रूप क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में हम लोगों ने पढ़ा रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद और पढ़ा प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। उनको हमने विस्तृत चर्चा करने की कोशिश की है। और देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। क्या है? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। और इसके पहले जब हमने जो पढ़ा है कि क्या है कि रूप के आधार पर जब हमने पढ़ा था तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, फिर क्या है कारण क्रिया विशेषण। और प्रयोग के आधार पर जो पढ़ा था, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण। क्या? साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद की। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, आज हम लोग क्या है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर अगर पूछ लेगा तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। रूप के आधार पर पूछेगा तो तीन होते हैं, प्रयोग के आधार पर पूछेगा तो तीन होते हैं। अब देखिए इसमें कौन से होते हैं। क्या है? नंबर एक में आपका होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहला नंबर है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर आपका अगला नंबर है स्थानवाचक के बाद आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर आपका अगला नंबर है क्या है? कालवाचक के बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर आपका अगला नंबर है नंबर 4 में आपका आ जाता है क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। अब देखिए, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए इसमें से क्रमवार अध्ययन करेंगे। क्या है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, है ना। क्या है? नंबर 1 में आपका आ जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। इसके नाम से ही आपको पता चलता होगा। क्या है? स्थान का बोध होता है। क्या होता है? स्थान का, अर्थात जिस क्रिया विशेषण से स्थान और दिशा की सूचना मिलती है। जिस क्रिया विशेषण से या जिन क्रिया विशेषणों से या जिस क्रिया विशेषण से जिस क्रिया विशेषण से स्थान व दिशा की सूचना मिले। स्थान व दिशा की सूचना मिले। क्या है?
स्थान व दिशा की सूचना मिले वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। कौन सा होता है? स्थान वाचक क्रिया विशेषण होता है। कौन सा होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। कौन सा होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जिस क्रिया विशेषण से स्थान व दिशा की सूचना मिले वहां पर कौन सा होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। कौन सा होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे में आपका है, अब देखिए जैसे में क्या है? स्थान व दिशा। स्थान व दिशा यहां वहां, यहां वहां, यहां वहां, ऊपर नीचे। क्या है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये आपके क्या है भी? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कौन से है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए अगले नंबर में आ जाते हैं। नंबर 2 में आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है ना? कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? अब देखिए स्थान से तो स्थान व दिशा की सूचना मिलती है। काल में क्या है? समय का होगा ना, तो क्या है? समय। जिस क्रिया विशेषण से काल या समय की सूचना मिलती है, जिस क्रिया विशेषण से जिस क्रिया विशेषण से काल व समय की सूचना मिले, काल व समय की सूचना मिले वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। कौन सा होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जिस क्रिया विशेषण से काल व समय की जानकारी, काल व समय संबंधी जानकारी प्राप्त हो तो वहां पे कौन सा होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे में देख लो, जैसे आज, अभी, आज, अभी, अब। क्या है? अब। ये आपके क्या होते हैं? सब कालवाचक क्रिया विशेषण होते। क्या होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कैसे होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। देखिए आपको अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद अगर पूछे तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 में होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 1 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से स्थान व दिशा की सूचना मिले वहां पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे यहाँ वहां, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, है ना। और क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से काल व समय संबंधी जानकारी या काल व समय संबंधी जानकारी प्राप्त होती है वहां पर कौन सा होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे आज, अब, अभी, है ना। ये आपके क्या है भाई? कालवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। क्या पढ़ेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्क्रीनशॉट क्या है? ले चुके होंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, है ना। देखिए इसके पहले वाला जो पार्ट था अव्यय भाग 1, तो कल जो है कुछ थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट नहीं थी, समय से नहीं मिली और आ रही थी जा रही थी, तो इसलिए क्या देखिए इन्वर्टर की तो व्यवस्था है नहीं, लाइट के ऊपर डिपेंड है। लाइट रहती है तो वीडियो बन पाते हैं। तो कल जो है, कल की जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेट शूट हुई थी, तो वो क्या है 10:30 के आसपास चली थी।
तो ये वीडियो देखने से पहले या इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए अव्यय भाग 1 में, ठीक, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, तो उसको आप देख लेंगे तो ये आपको आगे का क्या है समझ में आने लगेगा अच्छा से, ठीक। लेकिन पहले उसको देखे हुए तो ये वाला अपने आप में क्या हो जाएगा समझ में आने लगेगा। अब देखिए क्या है अगला आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 में है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना, क्या है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिस क्रिया विशेषण से क्या है निश्चय अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय, कारण निषेध आदि का भाव प्रकट होता है, आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है? जिस क्रिया विशेषण से, जिस क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से निश्चय, क्या निश्चय अनिश्चय, अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय, निषेध, क्या है निषेध, क्या है निषेध, कारण, कारण निषेध, निषेध का बोध हो, निषेध का बोध हो, बोध हो तो वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जिस क्रिया विशेषण से निश्चय अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय कारण का बोध होता है, निषेध का बोध होता है, वहां पर कौन सा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे है, क्या है एग्जाम्पल आपका है ऐसे वैसे, ऐसे वैसे, ऐसे वैसे अवश्य, क्या है अवश्य, ऐसे वैसे अवश्य, कदाचित, कदाचित, सब ये क्या होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कौन से होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। क्या कैसे होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अरे सॉरी, ये रीतिवाचक नहीं है, ऐसे वैसे ये आपके इसमें नहीं है, ये थोड़े से चलिए मिस्टेक हो गई है। ये आपके क्या है, ये आपके क्या रीतिवाचक में क्या है आपका, जैसे क्या है रीतिवाचक में, नहीं रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से निश्चय अनिश्चय कारण निषेध का बोध हो तो वहां रीतिवाचक। सही था, सही था। ऐसे, ऐसे वैसे अवश्य, अवश्य कदाचित, सही था क्या कदाचित आदि। ये आपके क्या है भाई रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नंबर 4 में आप लोग का जानेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जिस क्रिया विशेषण से क्या है परिमाण का बोध होता है, क्रिया क्या है परिमाण का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
जिस क्रिया विशेषण से क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण से परिमाण का बोध हो, क्या हो, परिमाण का बोध हो तो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं ना। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण से परिमाण का बोध होता है, जिस क्रिया विशेषण से परिमाण का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है? जैसे बहुत, क्या है? बहुत, क्या है ना, बहुत है यार, बहुत, खूब, क्या है? खूब। ये आपके कैसे हैं? परिमाणवाचक है। कैसे हैं ये? परिमाणवाचक है। क्या है? अतिशय, क्या है? अतिशय। ये आपके क्या है? सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, तो आगे हम लोग चलेंगे। अगला हमारा है, क्या है? नंबर 2 में था आपका, क्या था? संबंध बोधक अव्यय। क्या है? नंबर 2 में आपका था संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं। ठीक, अभी हाँ डीप में तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी इससे भी और डीप में जाया जा सकता है। ठीक, तो ज्यादा बड़े एग्जामों के लिए हो जाएगा। देखिए, आपके अगर किसी भी एग्जाम में अगर लगी हुई कि नहीं सामान्य हिंदी आएगी, अब अगर उसमें टॉपिक दिया हुआ विशेषण, अब वो विशेषण से कहीं से भी पूछ सकता है। अव्यय आ गया तो उसमें अव्यय, ये क्या तुम कहोगे कि नहीं ऊपर का संबंध बोधक अव्यय पूछ लो, क्रिया भी संबंध बोधक अव्यय पूछ लो, और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के रूप न पूछो, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के रूप न पूछो, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के रूप न पूछो। क्या आप पेपर बनाने जाएंगे? क्या हम? कोई नहीं जाएगा ना। आयोग है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो इसलिए क्या है, हमको थोड़ा सा डीप में जाने की जरूरत है। अर्थात विस्तृत जब हम अध्ययन करेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आए तो हमारा क्या होना चाहिए? बन जाना चाहिए, हमसे सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसलिए आप लोग क्या है, घबराइए नहीं। हाँ, थोड़ी सी तो दिक्कत होगी कि यार बहुत डीप में हम पढ़ रहे हैं, तो इतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक, अगर कोई भी एग्जाम आपको क्रैक करना है, पास करना है, तो उसके क्या है, जो सब्जेक्ट होते हैं सभी में थोड़ा से विस्तृत अध्ययन करने की जरूरत होती है। जब हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे तभी हम कंपटीशन में रहेंगे, प्रतियोगिता में रहेंगे। अब देखिए, संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं। अब देखिए, अब संबंध बोधक, संबंध का तो मतलब आप लोग जानते होंगे कि भाई जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है। तो जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो, जिस अव्यय से दो पदों के बीच, जिस अव्यय से दो पदों के बीच क्या हो? परस्पर संबंध हो, सूचित हो। जिस अव्यय से दो पदों के बीच, दो पदों के बीच परस्पर संबंध, परस्पर संबंध का बोध हो या संबंध सूचित हो, संबंध का बोध हो, चलो संबंध का बोध हो, तो क्या है वहां का होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? समुच्चय बोधक
समुच्चय बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा, या उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखो, धन के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है या काम नहीं चलता है। जैसे धन के बिना देखिए, या गए ना, बिना किसी का काम नहीं चलता है। किसी का काम नहीं चलता है। किसी का काम नहीं चलता है। धन के बिना किसी का काम, देखो ये जोड़ने का काम करा ना बिना, तो बिना आपका क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। जैसे अगला है, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, कहते हैं ना। अगला एग्जाम्पल है, उसके बिना, ये देखो ये जोड़ दिया ना, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। कुछ नहीं हो। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, कहते ना लोग, क्या है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। क्या है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। तो देखिए, ये बिना शब्द जो है, इसको और तुमको जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो क्या है? ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। तो आप लोग इसका क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब देखो, आगे हम लोग चलते हैं ना। यदि आपको भाई अभ्यास समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करते रहिए, आप लोग अपना काम करते रहा करिए। लाइक अगर अभी नहीं किया हो तो लाइक कर दियो। अगर आपको समझ में आ रहा है अभ्यास अच्छे से, तो आप लोग क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। ये अभी तक शेयर नहीं किया है, तो आप लोग क्या कर दीजिए? शेयर भी कर दीजिए यार, है ना। शेयर कर दो, अपने परिवार को और बढ़ाओ। जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा वैसे वैसे कंपटीशन होगा, तो और अच्छी तैयारी होगी, बेहतर है ना। तो चलिए आते हम लोग क्या है, अब प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, है ना। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अगर पूछ ले कि प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। अगर पूछ ले अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 14 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? 14 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 14 भेद होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? 14 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? संबंध बोधक अव्यय के 14 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 14 भेद होते हैं। तो अब अगला नंबर हमारा तीसरा नंबर है, आप क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं।
उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय दो पदों या दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, परस्पर जोड़ते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखो, जैसे में क्या है, एग्जाम्पल देखो, परिश्रम करो ताकि क्या हो जाओ? सफल, जीवन सफल हो सके। कहते हैं ना, परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके, ताकि जीवन सफल हो सके। क्या हो सके? सफल हो सके। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके। ये देखो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय जुड़ा हुआ है। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके। क्या है? ताकि जीवन सफल हो सके। अब देखो, समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। नंबर एक में होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक है ना ये। और अगला आपका होता है, नंबर दो में आपका होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ये तो आपके रहे कौन से? समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। अब देखिए, नंबर 4 में आपका है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, ये देखो। अब देखो, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं, है ना? विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? अब देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय, जो अव्यय हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा का भाव प्रकट करते हैं, वो क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। क्या है? जो अव्यय हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करते हैं। आदि मनोभावों को सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहते
हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब जो अव्यय हर्ष उल्लास शोक दुख घृणा मनोभावों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, मन के भावों को प्रकट करते हैं, सूचित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वाह क्या कहना है, वाह क्या कहना है, देखिए जैसे वाह क्या कहना है, क्या कहना है, वाह क्या कहना है, वाह क्या कहना है ना। और क्या, अरे वाह मजा आ गया, कहते ना, जब कुछ आप लोग देखते हो ना, अरे वाह मजा आ गया, कहते ना, अरे वाह मजा आ गया ना, अरे वाह मजा आ गया, अरे वाह मजा आ गया ना, कहते हो ना। ठीक है, ओह आप पर इतना दुख, जब कोई दुख वाले, ओह आप पर इतना दुख, है ना। तो ये सब क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। तो आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आप लोग स्क्रीनशॉट क्या है ले चुके होंगे, तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं ना। हाँ जल्दी से इरेज कर, आप लोग देखिए नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक, आपको हिंदी ग्रामर से मतलब हिंदी व्याकरण में से आपके पूरे जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। अब पता मजा आ रहा होगा कि नहीं, देखो हिंदी व्याकरण में भी कुछ दम है, हिंदी व्याकरण भी है ना। तो अब क्या है, अब देखो आगे चलते हैं, क्या करते हैं, निपात पढ़ लेते हैं ना। निपात, अब देखिए निपात क्या होते हैं, है ना। निपात क्या होते हैं, किसी बात पर अतिरिक्त भार देने वाले, भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। किसी भी बात पर किसी भी बात पर अतिरिक्त, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने वाले शब्दों को, अतिरिक्त भार देने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। क्या कहते हैं, निपात कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार दिया जाए तो जिन शब्दों से अतिरिक्त भार दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। जैसे क्या होता है, तक, भी, ये आपका क्या है निपात, तक, भी, मत, हाँ, ये सब क्या है आपके निपात है। क्या है, जी, नहीं, काश नौकरी मिल गई होती, है ना। तो क्या है, यह आपके क्या है, निपात है। जैसे वह भी जानता है, इस तरह के आपसे सेंटेंस पूछेगा, वह भी जानता है, वह भी जानता है, तो आपका इसमें क्या है, ये निपात है। भी आपका जो लगा हुआ क्या है, ये आपका निपात है। अगला जैसे है, विकास ही आ रहा है, क्या 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 है, विकास ही आ रहा है। तो देखो ये ही विकास पर क्या कर रहा है, अतिरिक्त भार दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ही आपका क्या है, निपात है। विकास अब तक आए नहीं, क्या है, विकास अब तक आए नहीं, विकास अब तक आए नहीं। देखो ये तक ना,
तक क्या है आपका, क्या है ये निपात है, ये आपका ज्यादा भार दे रहा, अतिरिक्त भार दे रहा, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, ये तक निपात है। तो आज से अव्यय आपका टॉपिक क्या हो रहा है, यहीं से स्टॉप हो रहा, मतलब खत्म हो रहा है, ठीक, कंप्लीट हो रहा है आपका अव्यय जो है। अव्यय आपके दो भागों में डिवाइड, दो क्लासों में पढ़ाए हैं, पहली क्लास कल हो गई थी, आज ये दूसरी क्लास है, तो अव्यय यहीं से कंप्लीट हो रहा है। आपको यदि प्रत्यय पढ़ना है या कारक पढ़ना है या समास पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करिए, जरूर बताइए कि आपको पढ़ना क्या है। जो आपको पढ़ना है वही आपको हम क्या है, अगले वीडियो में वही आपको मिलेंगे। यदि अव्यय आप लोगों को समझ में आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिए। यदि पहली बार आए हैं क्लास में तो अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय हिंदी।